ये सुना है कभी? स्वराज इज माई बर्थ राइट एंड आई शैल हैव इट। कौन है ये? स्वराज। बासित। देखो, ऐसे गलती नहीं करनी है वहां पर एमसीक्यू में। पहले सोचो समझो। कोई इजी क्वेश्चन है यूपीएससी का, मतलब कुछ ट्रिक है वहां पर। यूपीएससी ने कुछ डाला है। ठीक है, थोड़ा ध्यान से। ये छोटी गलती नहीं होनी चाहिए। ये कौन है? पक्का? एनी बेसेंट। फर्स्ट फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ आईएनसी। फिर सरोजिनी नायडू क्या है? यस। फर्स्ट इंडियन वुमेन। ठीक है ना? ठीक है ना, फर्स्ट इंडियन वुमेन। तो सरोजिनी नायडू हैं, होम रूल मूवमेंट को एक ये लीड करेंगी एक साइड से, दूसरी साइड से बाल गंगाधर तिलक। ठीक है। हाँ, वो उनके मैम साथ में हैं, सपोर्टर्स हैं उनके। अब सुनो, होम रूल मूवमेंट में बहुत सारे लीडर्स हैं। मैं स्पेसिफिकली बताऊंगा एनी बेसेंट और बीजी तिलक। बाकियों को ज्यादा एम्फसाइज नहीं करूंगा मैं। वो काम आपका है स्पेक्ट्रम से पढ़ने का, कि और कौन कौन से लीडर्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं। ठीक है ना, गांधी जी ने किस हद तक किया, नेहरू ने किस हद तक किया, जिन्ना ने किस हद तक सपोर्ट किया, तो वो आप देखेंगे। ये होम रूल मूवमेंट चल रहा है। ठीक है। ये क्या है? कॉमनवेल्थ न्यूज़पेपर ऑफ एनी बेसेंट। किस में, हिंदी में, इंग्लिश में? और अच्छा, बाल गंगाधर तिलक के दो न्यूज़पेपर के नाम, मराठा एंड केसरी। अब नहीं, बस यहीं तक स्टॉप कर जाओ। केसरी की लैंग्वेज क्या थी? संस्कृत? पंजाबी? चलो। और मराठा की? वैसे वैसे नाम मरहट्टा है। मरहट्टा, मराठा बोलते हैं, कहीं कहीं मरहट्टा है वैसे स्पेसिफिकली। तो मराठा की क्या थी लैंग्वेज? मराठी। नाम से ही पता चल रहा है, बट ऐसा है नहीं। बट ऐसा है बट ऐसा है नहीं। मराठा जो है वो इंग्लिश में है, केसरी हिंदी में है। सॉरी, मराठी में है। मराठी में। केसरी मराठी में है, और जो मराठी नाम से है वो इंग्लिश में है, ये ध्यान रखना। इसलिए मैं पूछ रहा था। इजी है मतलब कुछ ट्रिक है। सिंपल। ये कौन बोल रहा है? अच्छा, मेरा वो है, सिरी है ये। चलो, जो भी है। इससे मराठा एंड केसरी, केसरी। और देखो इधर लिखा है ना, पुणे, मंगलवार, तारीख 8 जनवरी। ये ठीक है ना, मराठी में लिखा है। ये हिंदी पढ़ पा रहा हूँ, थोड़ी सी मैचेबल है। कॉमनवेल्थ तो ठीक है, देख लिया। न्यू इंडिया किसका है? ये याद रखना। गल सुन लो, बस हो गया, हो गया, हो गया। ठीक है, मराठी ये लिखा है ना, मराठा। सुनो इधर, मराठा लिखा है। लैंग्वेज पढ़ो क्या है? इंग्लिश है ना? ये ध्यान रखना थोड़ा, इसलिए इनके फोटोज लाया हूं मैं। न्यू इंडिया, कॉमनवेल्थ, एनी बेसेंट। एनी बेसेंट, न्यू इंडिया एंड कॉमन, कुछ कुछ कॉमन नाम भी है, ठीक है, न्यूज़पेपर के। तो न्यू इंडिया एंड कॉमनवेल्थ बाय एनी बेसेंट। और उधर मराठा एंड केसरी। ये बहुत कॉमन क्वेश्चन है दोनों के। पीसीएस में बहुत पूछते हैं, यूपीएससी में एक बार आ चुका है। ठीक है। मराठा जो है, मराठा में वर्ड क्या आ रहा है? मराठी। मीन्स वो मराठी नहीं है, उसका रिवर्स है, इंग्लिश है। क्या? क्या लेकर आया था? बाल गंगाधर तिलक। दोनों, कॉमनवेल्थ और न्यू इंडिया बाय एनी बेसेंट। क्लियर है? बढ़े आगे। यस। होम रूल लिटरल मीनिंग क्या है? हमारा राज्य। स्वराज। और क्या है बताओ? और जो भी पता है होम रूल मूवमेंट के बारे में बताओ। लेड बाय, मैं एनी बेसेंट को मैं ये भी लिखता हूँ, ठीक है, ध्यान रखना। और बीजी तिलक। बाल गंगाधर तिलक कहाँ से थे? सुनो सुनो, पहले मैं क्वेश्चन रेज करूंगा, तुम आंसर देना, ठीक है। बाल गंगाधर तिलक कहाँ से थे? महाराष्ट्र से। महाराष्ट्र में कौन लेड करेगा होम रूल मूवमेंट को? कौन लेड करेगा फिर?
तिलक ही करेंगे। और बॉम्बे में भी तिलक ही करेंगे? नहीं, बॉम्बे में तिलक नहीं करेंगे। देखो, ये महाराष्ट्र है फॉर एग्जाम्पल, ये बॉम्बे है इधर, तिलक महाराष्ट्र से हैं, बट महाराष्ट्र को लीड करेंगे वो, बॉम्बे को नहीं करेंगे, बॉम्बे को एनी बेसेंट करेंगी। हाँ, इसीलिए तो याद रहे ना, याद रहता है ना फिर। तो बॉम्बे में कौन लीड करेगा? एनी बेसेंट। देखो, रेस्ट ऑफ इंडिया कुछ कुछ एरियाज हैं जो तिलक लीड करेंगे, जैसे सेंट्रल प्रोविंस हो गया, महाराष्ट्र हो गया, ठीक है, इनको कौन लीड करेगा? ये बीजी तिलक, मैं बीजी तिलक ही बोलूंगा, उससे वो प्रोनाउंस नहीं हो पाता, ठीक है। और बाकी एरिया रेस्ट ऑफ इंडिया एनी बेसेंट, ठीक है, प्लस बॉम्बे। महाराष्ट्र से थे ना, मैं लिखाऊंगा अभी, सुन लो, अभी मैं सिर्फ बाद में लिखाऊंगा। अब ये बताओ, ये होम रूल की बात है, दैट मीन्स दे आर टॉकिंग अबाउट स्वराज। स्वराज चल रहा था एक्सट्रीमिस्ट का, पहले से चल रहा है, दैट मीन्स ये एक्सट्रीमिस्ट वाले वर्ड फिर से आ गया, इसका मतलब एक्सट्रीमिस्ट वापस से राइज कर रहे हैं। कर रहे नहीं कर रहे? बीजी तिलक कौन है? एक्सट्रीमिस्ट ही तो हैं। इनको जब 6 ईयर की रिग्रेस इम्प्रिजनमेंट होता है, ये वापस आते हैं। वापस जब आते हैं तो इनको ये रियलाइजेशन होता है कि जो स्प्लिट हुआ था, सूरत स्प्लिट, दैट वाज रॉन्ग ऑन पार्ट ऑफ इंडियन नेशनल मूवमेंट, दैट इज व्हाई वी नीड टू डू समथिंग। एक्टिव फेज से पैसिव हो गया था, पैसिव से एक्टिव फेज में लाना इंडियन नेशनल मूवमेंट को। इंडियन नेशनल मूवमेंट को जो पैसिव फेज में चला गया था पोस्ट सूरत स्प्लिट, वो किस में करना है? एक्टिव फेज में लाना है। तो इन्होंने, एक इंटेंशन ये था होम रूल मूवमेंट स्टार्ट करने का, दूसरा इंटेंशन ये था कॉन्सिलिएशन हो जाए किसके बीच में? मॉडरेट्स एंड एक्सट्रीमिस्ट। हालांकि मॉडरेट्स ऑलवेज ऑलरेडी यहाँ पर डिक्लाइनिंग फेज में है, क्योंकि मोस्टली ज़्यादातर मॉडरेट्स की डेथ हो जाएगी जो टॉल लीडर्स हैं 1916-17 तक, ठीक है। तिलक की डेथ होगी 1919 में, ठीक है। तो होम रूल एनी बेसेंट दोनों लेड कर रहे हैं। इनका आइडिया कहाँ से आ रहा है कि हमको होम रूल मूवमेंट चलानी है? कुछ इंटरनेशनल चीज हो रही है, आयरिश होम रूल मूवमेंट चल रही थी, उसी से लोग ये इंस्पायर हुए कि यहां भी करना है, ठीक है। एक चीज और, ये जो पीरियड है कौन सा है? 1916। इस टाइम क्या चल रहा है वर्ल्ड में? रशियन रेवोल्यूशन, वो वहां चल रहा है, लेकिन अभी ग्लोबल फिनोमिना नहीं हुआ। हाँ, वर्ल्ड वॉर सेकेंड, ओ सॉरी, मैं भी गौहर की बातों में आ गया वर्ल्ड वॉर फर्स्ट, ठीक है, 1916 में वर्ल्ड वॉर फर्स्ट चल रहा है। दैट मीन्स जो एम्पायर है, ब्रिटिश एम्पायर, दैट वाज एंगेज्ड इन वर्ल्ड वॉर्स। वर्ल्ड वॉर जो भी चल रहा है उनका, वही तो मेन पार्टी है ना, ब्रिटिश। ब्रिटिश फ्रांस एक साइड ये है, दूसरी साइड जर्मनी, ये सब लोग हैं, ऑटोमन एम्पायर, ठीक है। तो ये लोग लड़ रहे हैं, तो इन्होंने, इनको एक अपॉर्चुनिटी दिखी कि अभी सप्रेशन नहीं होगा, एक्टिव फेस में आ जाएंगे, कॉन्सिलिएशन हो जाएगा, ठीक है, स्वराज का आइडिया दोबारा से पॉपुलराइज हो जाएगा, हमारा नाम जो खराब हुआ था वो ठीक हो जाएगा, ये सब चीजें हैं। और वर्ल्ड वॉर में सेल्फ डिटर्मिनेशन का जो आइडिया है, सेल्फ डिटर्मिनेशन, वो स्वराज ही है और कुछ नहीं है। वो अगेन वो स्वराज ही है, सोवरेनिटी। सेल्फ डिटर्मिनेशन का आइडिया बहुत ज्यादा पॉपुलर था, क्योंकि जो यूरोपियंस थे वो खुद ही पॉपुलराइज कर रहे थे कि हमारा इंटेंशन क्या है, हम लोग वर्ल्ड वॉर कर क्यों रहे हैं, कोई रीजन तो होगा, बिकॉज वी आर फाइटिंग अगेंस्ट टायरनी। अब वो जर्मनी बोल रहा है ब्रिटिश की टायरनी, ब्रिटिश बोल रहा है जर्मनी की टायरनी, और हमारा इंटेंशन ये है कि जो हमारी कॉलोनीज हैं, अब ब्रिटेन की इतनी पॉपुलेशन तो है नहीं कि वो वर्ल्ड वॉर करे, तो उसको सपोर्ट कहाँ से चाहिए? कॉलोनीज से। एक सबसे इंपॉर्टेंट कॉलोनी कौन सी है इनकी? इंडिया। इंडिया से इनको आर्मी चाहिए, सोल्जर्स चाहिए ना, मैंने बताया था ना, मेरे परदादा भी थे, ठीक है, याद होगा कुछ, ठीक है, अब याद आ गया। तो आर्मी यहाँ से भी गई, फाइट किया, गांधी जी वगैरह सब लोग स्पीच दे रहे थे कि वी नीड कंसेशन, दैट इज व्हाई वी आर सपोर्टिंग वर्ल्ड वॉर एफर्ट्स ऑफ ब्रिटिश एम्पायर। क्लियर है? वर्ल्ड वॉर हो रहा है, तो इन्होंने क्या बोला कि जो होम रूल मूवमेंट है या स्वराज है, ये ब्रिटिश के अगेंस्ट नहीं है। जो ये लीडर्स हैं ये लोग बोल रहे हैं, जब ब्रिटिशर्स से बोलेंगे, कन्वे करेंगे मैसेज, तो ये लोग बोलेंगे कि हम लोग अगेंस्ट नहीं है ब्रिटिश एम्पायर के, ये स्वराज जो आइडिया है, दिस इज इन इंटरेस्ट ऑफ ब्रिटिश एम्पायर इटसेल्फ, क्योंकि आप हमें स्वराज देंगे तो हम ऑटोनॉमी से रूल करेंगे, मसले नहीं होंगे, आपको सपोर्ट करेंगे, आर्मी देंगे, सब कुछ चीजें होंगी, ठीक है ना, बेस्ड ऑन द आइडिया ऑफ आयरिश रेवोल्यूशनरीज और उनके खुद के आइडिया ऑफ सेल्फ डिटर्मिनेशन, जो ये लोग यूरोपियंस प्रमोट कर रहे थे कि हम कॉलोनीज को, अगर वो हमें सपोर्ट करेंगे तो हम सेल्फ डिटर्मिनेशन प्रोवाइड करेंगे।
ये कीवर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, वर्ल्ड वॉर जब कराऊंगा वहां बहुत रेगुलरली यूज होगा, साइड में कहीं लिख लेना। सेल्फ डिटर्मिनेशन, सेल्फ डिटर्मिनेशन। अगेन ये सेल्फ डिटर्मिनेशन वही है, कमिंग आउट ऑफ सेल्फ इनकर्ड ट्यूटलेज, वही चीज है ना, अपने उससे खुद से इंडिपेंडेंस लेना। क्लियर है यहाँ पर स्वराज? इसमें जो मैकेनिज्म होगा प्रोटेस्ट का या मूवमेंट का, उसमें क्या क्या यूज हो सकता है बताएं? प्रोसेशंस, मार्चेस, ठीक है, एक रेलवे स्पेशल होम रूल रेलवे आएगा एक स्पेसिफिक, और स्पीचेस होंगी लीडर्स की, ठीक है, प्रोसेशन होगा, और क्या होगा, न्यूज़पेपर्स, केसरी, मराठा, कॉमनवेल्थ, ये सब चीजें हैं, ठीक है। तो ये मूवमेंट ठीक चल रही होगी, एक प्रोसेशन, मार्चेस, न्यूज़पेपर, ये चल रहा है। अब ब्रिटिश जो है वर्ल्ड वॉर 1 चल रहा है, तो वो नहीं चाहती कि ये प्रोटेस्ट ये सब चीजें हों कंट्री में, तो वो रिप्रेसिव मेजर्स यूज करेगी। एक रिप्रेसिव मेजर है डिफेंस ऑफ इंडिया एक्ट 1915, वॉर टाइम रेस्ट्रिक्शंस ऑन फंडामेंटल राइट्स। ये एक्ट स्पेसिफिकली लाया गया था वर्ल्ड वॉर के दौरान इंडियंस को कंट्रोल करने के लिए, ठीक है। इसमें फंडामेंटल राइट्स जो होती हैं जनरली उनको सप्रेस किया गया है। इमरजेंसी में कुछ प्रोविजंस होते हैं, नेशनल इमरजेंसी में पढ़ा होगा कि राइट्स कब हो जाते हैं, आर्टिकल 19, 20, 21 तो नहीं है, और हैं बाकी, ठीक है। तो उसी टाइप से डिफेंस ऑफ इंडिया एक्ट, और लाठीचार्ज वगैरह तो चलता ही रहेगा, ये तो एक कॉमन सिंबल है, ये सब चलता रहेगा, ठीक है। न्यूज़पेपर एक्ट और इंडियन प्रेस एक्ट लिखवाया था मैंने एक बार, 1908, 1910, ठीक है ना। न्यूज़पेपर एक्ट्स 1908 और 1910 वाला इंडियन प्रेस एक्ट, ठीक है, इनको यूज करेंगे कॉमनवेल्थ, मराठा, इन सबको कवर करने के लिए। डिफेंस ऑफ इंडिया प्रोसेशंस को कंट्रोल करने के लिए, ठीक है। वंदे मातरम, ये सब जो स्लोगन्स हैं इनको बैन करेंगे, यही है। उसके बाद जो अल्टीमेटली ये मूवमेंट डिक्लाइन कर जाएगी, डिक्लाइन करने के कुछ रीजंस होंगे, वो वहां लिखवाऊंगा मैं, ठीक है। क्लियर है अभी तक क्या क्या चल रहा है इस टाइम पर? ठीक है, क्लियर है, बैकग्राउंड क्लियर है, अब लिखवाऊंगा, ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी। लिखो होम रूल मूवमेंट, HRM लिखो, पूरा मत लिखो, HRM हेडिंग लिखो, होम रूल मूवमेंट 1916। एक सेकंड, किसी का इशू तो नहीं है उधर? इंग्लिश मंजरी, इंग्लिश थी, केसरी मराठी, मराठी मंजरी, मराठा जो न्यूज़पेपर है वो इंग्लिश में है, और दूसरा जो न्यूज़पेपर है केसरी वो मराठी में है, ठीक है। और कोई डाउट होगा तो बताना, अभी टॉपिक स्टार्ट करते हैं। होम रूल मूवमेंट लिखो, होम रूल, HRM was introduced, HRM was initiated in 1916, HRM was initiated in 1916, led by Miss Annie Besant, led by Annie Besant and BG Tilak, to popularize home rule and to convince British government that this is in interest of the empire itself. This is in interest of the empire itself when empire is struggling in global war, एक कमेंट लिख लो एनी बेसेंट का। एनी बेसेंट सेड इंग्लैंड नीड, कोट अनकोट करना, इंग्लैंड नीड इज इंडियाज अपॉर्चुनिटी, ये स्टेटमेंट किसकी है? एनी बेसेंट की, ठीक है। तो इंट्रोडक्शन के बाद ये लिख दोगे तो करोल बाग से थोड़ा सा पटेल नगर में आ जाओगे थोड़ा सा, ठीक है। नेक्स्ट लिखो, दिस मूवमेंट वॉज इंस्पायर्ड बाय आयरिश होम रूल लीग, आयरिश
होम रूल लीग, ठीक है। एनी बेसेंट ऑपरेटेड फ्रॉम द हेडक्वार्टर अडियार। अडियार किधर है? यस, एनी बेसेंट ऑपरेटेड फ्रॉम द हेडक्वार्टर अडियार, ADYAR, एंड बीजी तिलक फ्रॉम पूना। बीजी तिलक में लिख सकते हो अगर लिखना चाहो, सेंट्रल प्रोविंस, ब्रैकेट में लिख लो, सेंट्रल प्रोविंस महाराष्ट्र कर्नाटका, सेंट्रल प्रोविंस महाराष्ट्र कर्नाटका, एक्सेप्ट बॉम्बे, एक्सेप्ट बॉम्बे, महाराष्ट्र कर्नाटका सेंट्रल प्रोविंस एक्सेप्ट बॉम्बे। ध्यान रखना महाराष्ट्र था इसलिए मैंने लिखवाया है, बाकी एरिया कवर्ड बाय एनी बेसेंट। और इस हाँ, अडियार कहां पर है? मद्रास, अर्स्टवाइल मद्रास, आज क्या है वो? तमिलनाडु। नेक्स्ट लिखो मेथड्स यूज्ड, हेडिंग दो मेथड्स यूज्ड। फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनलिस्ट, कॉन्स्टिट्यूशनलिस्ट अप्रोच, कॉन्स्टिट्यूशनलिस्ट अप्रोच। इसमें एग्जांपल लिखो, न्यूज़पेपर्स, राइटिंग्स इन न्यूज़पेपर्स। न्यूज़पेपर कौन कौन से हैं? बीजी तिलक के सामने लिखो, बीजी तिलक मराठा, मराठा इन इंग्लिश, याद हो गया ना? एंड दूसरा केसरी इन इन हिंदी, पंजाबी, मराठी, ठीक है। आगे लिखो, एनी बेसेंट के कौन से? न्यू इंडिया एंड कॉमनवेल्थ, संस्कृत इंग्लिश, ठीक है। और संस्कृत मत लिख लेना, लिखा तो नहीं है किसी ने संस्कृत, ठीक है। कॉमनवेल्थ, WEAL, कॉमनवेल्थ, वो WHEEL वाला नहीं जो हड़प्पा में किया था। नेक्स्ट लिखो, सेकंड मेन पॉइंट, पीसफुल रैलीज एंड मार्चेस वर ऑर्गेनाइज्ड, पीसफुल रैलीज एंड मार्चेस वर ऑर्गेनाइज्ड टू मोबिलाइज मासेस, टू मोबिलाइज मासेस। चलो, पीसफुल रैलीज एंड मार्चेस टू मोबिलाइज मासेस, क्या बोल रहे हैं? प्रो इंडिया थी वो, देखो वो कहाँ से आ रही है वो, तो सही क्वेश्चन, अच्छा है वो। कहाँ से है? एनी बेसेंट किधर से? आयरलैंड से, हाँ आयरिश है। फिर आगे इससे क्या सॉल्यूशन हो गया? आगे बताओ, आयरलैंड से फिर, हाँ क्यों? यस, आयरलैंड में भी ब्रिटिशर्स का कंट्रोल था एज अ कॉलोनी, बट वो यूरोपियंस हैं तो उतना स्पेसिफिक नहीं था। हाँ अभी भी इश्यूज है ना, अभी भी इश्यूज है। जब ब्रेग्जिट हुआ था, ब्रेग्जिट न्यूज़ पढ़ी होगी, तो आयरलैंड के साथ बहुत मसला हो गया था, क्योंकि नॉर्थ आयरलैंड अभी भी कंट्रोल ऑफ ब्रिटिशर्स है, तो इनके ऑलरेडी इश्यूज हैं उन लोगों के साथ, ठीक है। इन लोगों ने यहाँ पर आकर भी इंडियन नेशनल मूवमेंट स्टार्ट कर दिया, ठीक है। हाँ हाँ, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन ये अच्छा था, नबिया का क्यों वो सपोर्ट क्यों कर रही हैं। दूसरा ये भी अच्छा क्वेश्चन है कि इतना मास सपोर्ट क्यों मिल गया उनको। देखो सबसे पहला इंस्पिरेशन तो एक अच्छी चीज ये होती है कि वो फॉरेनर है प्लस लेडी है, तो एक तो हम लोगों के लिए काम कर रही है, एक तो ये सिंबॉलिक ही हो गया, पहली चीज तो ये। हाँ, बट एक फॉरेनर भी है ना साथ में, एक फॉरेनर भी है, एजुकेटेड भी है, और अर्बन इंटेलिजेंशिया के साथ है वो। बीजी तिलक इनके सपोर्टर्स हैं, फॉरेन एजुकेटेड है, अच्छा तो इनको इंडियंस को कोई बाहर से आके सपोर्ट करे, अच्छा लगेगा नहीं लगेगा? लगेगा। पहली चीज तो ये जनरल हो गई। दूसरी चीज है, जो एनी बेसेंट की अप्रोच थी वो थी इंडियन कल्चर को एम्फोसाइज करने की, जो कोर फिलॉसफी है वो फोकस करती है। थियोसॉफिकल सोसाइटी सुना होगा, वो अलग, एनी बेसेंट जब करोगे थियोसॉफिकल सोसाइटी हो गया होगा, तुम लोगों ने नहीं किया, वो तुम लोगों का इशू है। थियोसॉफिकल सोसाइटी एनी बेसेंट उसमें मेंबर थी, ठीक है। तो थियोसॉफिकल सोसाइटी का अप्रोच ये था कि इंडियन जो कल्चर है, इंडियन जो हिस्ट्री है, इंडियन कल्चर, तो वो प्रमोट करना है। गीता, भगवत गीता, रामायण, महाभारत, या और जो इंडियन कल्चर के जो सिंबल्स हैं उनको प्रमोट करना है। तो ये भी थोड़ा अट्रैक्टिव होगा, ये एक फॉरेनर लेडी और इंडियन कल्चर को सपोर्ट कर रही है, यही तो है ना।
क्यों कर रही हैं? क्योंकि उनके अपने इश्यूज भी हैं। एक तो वो थियोसॉफिकल सोसाइटी से आती हैं। थियोसॉफिकल सोसाइटी का मेन जो स्टार्ट पॉइंट है वो है यूएसए। यूएसए से बाद में वो मद्रास शिफ्ट करते हैं। ठीक है, यूएसए में थे पहले। तो उनका यही था कि जो पुराने कल्चर्स हैं उनको प्रमोट करना है। यहाँ पर आए, यहाँ उन्होंने सीखा, उसके बाद काफ़ी चीज़ें देखी होंगी। प्लस ये आयरिश भी हैं, और आयरिश के अलग से इश्यूज हैं ब्रिटिशर्स के साथ। इंडियन कल्चर को प्रमोट कर रही हैं, सब चीज़ फेवर में काम नहीं कर रही है इंडियन नेशनल मूवमेंट के। तो ये सब चीज़ें हैं, ठीक है ना। हाँ, हाँ, वहाँ भी सेम गोल है और यहाँ भी सेम गोल है। क्लियर है। और मासेस का सपोर्ट क्यों होगा? क्योंकि ये फॉरेनर है प्लस लेडी है। ठीक है, और इंडियन कल्चर को सपोर्ट कर रही है। ठीक है। और भी इनके फिर नेटवर्क्स हैं, बाल गंगाधर तिलक, इन लोगों से इनके अच्छे जान पहचान है, तो ये लोग भी सपोर्ट करेंगे। ठीक है। हाँ, कॉज 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 कॉज, CAUSE, कॉज। दोनों का, अरे सुनो, दोनों का कॉज सेम था। कोई क्वेश्चन तो नहीं है? क्लियर है दोनों का? अरे सुनो, कॉज, हाँ ठीक है, कॉज सेम था। क्लियर है कि एनी बेसेंट सपोर्ट करिए तो मास सपोर्ट क्यों मिल रहा है उनको? वैसे एनी बेसेंट जब फॉरेनर वाला करेंगे ना हम, या वुमन वाला करेंगे, तो इन दोनों है ना, फॉरेनर भी है वुमन भी है, तो दोनों में आ सकता है, दोनों टॉपिक में। तो इनको तो अच्छे से कर लेंगे थोड़ा सा। ठीक है, लास्ट पॉइंट बताएं क्या लिखाया था मैंने? हाँ, टू मोबिलाइज मासेस। नेक्स्ट पॉइंट लिखो, स्पेशल स्पेशल ट्रेन वॉज organized. Special train was organized, known as Home Home Rulist Special. Home Rulist Special. Home Rulist Special. नेक्स्ट लिखो हेडिंग, सब हेडिंग, ट्रेन ट्रेन बुक कर लिया ना उन्होंने। पीसफुल है ना, वायलेंस थोड़ा ना कर रहे हैं ये लोग, तो क्यों अलाउड नहीं करेंगे? नहीं, नहीं, एक सेकंड, अरे एक सेकंड, अपार्ट फ्रॉम जोक्स, सुनो, अपार्ट फ्रॉम जोक्स की जो ट्रेन है वो सिर्फ गवर्नमेंट की नहीं है, अभी वो पब्लिक पब्लिक प्लेस में भी है, पब्लिक के लिए भी काम कर रही है वो। मैंने क्या बोला था, इंडियन नेशनल मूवमेंट का एक राइज का कॉज ये भी था कि रेलवेज में आइडियोलॉजी इधर से उधर जा रही थी, पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन में हेल्प कर रहा था, मूवमेंट में हेल्प कर रहा था रेलवेज। तो इन्होंने एक बुक कर ली होगी, कोच बुक कर लिया होगा। ये कोई बॉम्ब या गन्स थोड़ा ना लेकर जा रहे हैं, तो इतना तो बुक कर सकते हैं। ज्यादा रकस नहीं, जब मैं ब्रिटिश रिस्पॉन्स लिखवाऊंगा तब वहां लिखाऊंगा ना इसका अगेंस्ट वाला पॉइंट जो तुम बोल रही हो। ठीक है, अभी हम क्या क्या किया है इन लोगों ने, अगेंस्ट वाला दूसरे साइड में। तो लास्ट पॉइंट बताएं। हाँ, अब लिखें, सब हेडिंग दे, रिस्पॉन्स ऑफ ब्रिटिश अथॉरिटी। रिस्पॉन्स ऑफ ब्रिटिश, क्या क्या होगा रिस्पॉन्स? फर्स्ट लिखें, इन स्पाइट ऑफ द फैक्ट, in spite of the fact that mass movement was peaceful in nature, in spite of the fact that mass movement was peaceful in nature, all possible efforts were made, all possible efforts were made to suppress it, to suppress it. ये जनरल स्टेटमेंट है। all possible, क्या लिखा है? efforts were made to suppress the movement। ठीक है, फर्स्ट लिखें, डिफेंस ऑफ इंडिया एक्ट 1915, डिफेंस ऑफ इंडिया एक्ट 1915, ब्रैकेट में लिख लो ड्रैकोनियन लॉ। ड्रैकोनियन, ड्रैकोनियन तो लिख लोगे, ये आर्टिकल्स में बहुत पढ़ते होगे ये वर्ड। डराने वाला, डराने वाला, हाँ, खतरनाक, ड्रैकुला। ठीक है, डिफेंस ऑफ इंडिया एक्ट 1915, ड्रैकोनियन लॉ ब्रैकेट में, was used to curb rallies and marches, to curb rallies and marches। नेक्स्ट लिखो, न्यूज़पेपर एक्ट, न्यूज़पेपर एक्ट 1908 एंड
इंडियन प्रेस एक्ट 1910, न्यूज़पेपर एक्ट 1908 एंड इंडियन प्रेस एक्ट 1910। क्या फर्क है दोनों में? एक में न्यूज़पेपर लिखा है, एक में प्रेस लिखा है। प्रेस में बहुत सारी मैगजीन्स, जर्नल सब आ जाएंगे, वो स्पेसिफिकली न्यूज़पेपर के लिए है। न्यूज़पेपर एक्ट 1908 एंड इंडियन प्रेस एक्ट 1910 was used against इंडियन प्रेस। इंडियन प्रेस में क्या क्या था? मराठा, केसरी, कॉमनवेल्थ, ये सब चीजें चल रही हैं। नेक्स्ट लिखो, एनी बेसेंट was put under हाउस अरेस्ट। हाउस अरेस्ट क्या बोलते हैं हिंदी में? क्या बोलते हैं? नजरबंद। अब शेख अभी अब्दुल्ला इनको किया ना 370 के टाइम पे, कश्मीरी लीडर्स को बहुत सारों को किया था। ठीक है, हाउस अरेस्ट। एक सुना होगा प्रिवेंटिव, क्या था? प्रिवेंटिव डिटेंशन। यस, पढ़ा होगा ये, तो वो प्रिवेंटिव डिटेंशन था। ठीक है, वो क्या क्या है पॉलिटी में देख लेना। ठीक है, ये 3 मेजर्स हैं। जनरल लाठी चार्ज वगैरह वो तो लिख ही लोगे, ठीक है, वो स्किप करा रहा हूं। नेक्स्ट लिखो, तिलक का मैटर अभी समझ आ जाएगा, आगे क्लियर हो जाएगा। लिखो, causes for the launch of home rule movement, causes for the launch of HRM। फर्स्ट लिखो, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, GOI एक्ट 1935। हाँ हाँ हाँ, देखो हाँ भी बोल रही है। 19, हम सुनो, अभी हम 1916 में हैं, तो इससे पहले की बात करेंगे या 1916 की बात करेंगे? अभी गांधी जी की ज्यादा बात नहीं करेंगे। नहीं, इंडियन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट था, 09 वाला काउंसिल एक्ट था। नहीं नहीं, एक बार कंफर्म करो। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 तो है, 1935 भी है। ये वाला कंफर्म करो, ये काउंसिल था या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया था? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट है ना? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट नहीं, इंडियन काउंसिल एक्ट है। नहीं नहीं, वो सही, बिल्कुल सही उसको पकड़े हैं, सही पकड़े हैं कि इंडियन काउंसिल एक्ट है ना? हाँ ठीक है। हाँ, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट है वो 1919 वाला है और 1935 वाला है। ठीक है, थैंक यू। चलो लिखो इसको, इंडियन काउंसिल एक्ट 1909 failed to fulfill the aspirations of Indians, failed to fulfill the aspirations of Indian। अभी ये मैं लिखाऊंगा नहीं, ठीक है, इसमें क्या क्या हुआ। failed to fulfill the aspirations of Indians। अब इस एक्ट में क्या क्या हुआ था वो अभी नहीं लिखाऊंगा मैं, ठीक है, क्योंकि वो डाइवर्ट हो जाएगा टॉपिक। हाँ, सेपरेटली हम करेंगे। 1957 से पहले आपका हो चुका है, 1957 के बाद से मैं करा दूंगा, हो चुका है। सॉरी, 1857, ठीक है, मुझे भी लग रहा है थोड़ा टाइम ज्यादा हो गया। लिखो लिखो, रिस्पॉन्स एंड रिएक्शन टू exploitative response and reaction to exploitative policies of British BCR, British colonial rule, BCR, exploitative policies of British colonial rule, BCR। ठीक है, एग्जाम्पल क्या लिख सकते हो? डिफेंस ऑफ इंडिया एक्ट 1915। अब ये मत बोलना सर 19, ये तो यूज किया था ना इनको सप्रेस करने के लिए, लेकिन टाइम पीरियड देखो ना, एक्ट 1915 में है, होम रूल मूवमेंट 1916 में है, तो उसके अगेंस्ट ये काम कर रहे हैं, तो ऐसा थोड़ा ना वो एक्ट इनके अगेंस्ट यूज नहीं हो सकता। कंफ्यूज्ड? सुनो, नहीं नहीं कोई बात नहीं, डिफेंस ऑफ इंडिया एक्ट कब आया और होम रूल मूवमेंट कब हो रही है, ये तो क्लियर है सबको। ये डिफेंस ऑफ इंडिया एक्ट आया था वर्ल्ड वॉर 1 के दौरान, कि कोई प्रोटेस्ट ये सब चीजें ना हो, वर्ल्ड वॉर के परेशानी ना हो हमको, ठीक है, डिफेंस ऑफ इंडिया। अब ये लोग इसके अगेंस्ट भी काम कर रहे हैं, प्लस यही एक्ट इनके अगेंस्ट भी यूज किया जा रहा है। नेक्स्ट लिखो, इकोनॉमिक हार्डशिप
इकोनॉमिक हार्डशिप फेस्ड बाय इंडियंस ड्यूरिंग वर्ल्ड वॉर वन, ड्यूरिंग, फिर लिखो नेक्स्ट, द belligerents, the belligerents nations exposed the policy of, exposed the myth of, exposed the myth of white supremacy, white supremacy during World War One, WW1 पूरा वाइट सुप्रीमेसी लिखो, अभी समझाता हूं मैं, चीज एक ही है, कोई मसला नहीं है। वाइट सुप्रीमेसी, सुनो बेलिजरेंट क्या होता है, पहले इस पे फोकस करते हैं, ये बताओ पहले क्या होता है। शोर मचाना, और कोई? यस, जब वॉर होता है तो अपोजिशन पार्टी होती है, तो वो जो अपोजिशन पार्टीज होती है उन्हीं को बोलते हैं बेलिजरेंट्स नेशन। मीन्स जैसे मैं अपना नहीं दूंगा, बातचीत और क्या नाम था, रमजान की फाइट हो जाए, तो रमजान बेलिजरेंट नेशन है अगेंस्ट बासित, और बासित उसके लिए बेलिजरेंट, अपोजिशन। सिंपल है, क्लियर है। तो बेलिजरेंट नेशंस जो है, जैसे फॉर एग्जांपल इधर इंग्लिश है, इंग्लैंड, यहां फ्रांस है, वर्सेस कौन, जर्मन, ऑटोमन एम्पायर, ऑस्ट्रिया, ठीक है, ये सब चीजें। तो ये इसके अगेंस्ट फेक इंफॉर्मेशन, या ये इसको एक्सपोज करेगा, इनकी आइडियोलॉजी को, ये लोग इनकी आइडियोलॉजी को एक्सपोज करेंगे, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, जो व्हाइट सुप्रीमेसी है, फॉर एग्जांपल ये इंग्लिश, ओवरऑल तो ये यूरोपियंस ही हुए, ऑटोमन एम्पायर को हटा दे तो ओवरऑल यूरोपियंस है। ये लोग व्हाइट सुप्रीमेसी की बात कर रहे थे कि हमारी रेस सबसे अच्छी है, हिटलर का सुना होगा कभी तुमने, ठीक है ना। रेशियल सुप्रीमेसी की बात कर रहे हैं, व्हाइट सुप्रीमेसी वही है, रेशियलिज्म वाला। व्हाइट सुप्रीमेसी, हम सुप्रीम है इसलिए वी विल सिविलाइज यू, ये होता है प्रोविडेंशियल मिशन या व्हाइट मैन्स बर्डन। प्रोविडेंशियल मिशन कि हम तुम्हें सिविलाइज करेंगे, उसको बोलते हैं प्रोविडेंशियल मिशन पर है, ठीक है। और दूसरा क्या है, व्हाइट मैन्स, ये हमारा बर्डन है, हमारे लिए मुसीबत है, हमको अच्छा नहीं लग रहा बट हमें करना पड़ेगा, तो हम प्रोविडेंशियल मिशन पर है कि हम आपको सिविलाइज करें। यही आइडियोलॉजी थी अभी तक जो चल रही है, कोलोनियलिज्म का फंडा यही है ना सारा। जब भी एक कंट्री दूसरे कंट्री को कोलोनियलाइज करती है, तो उसमें मसला यही होता है कि हम लोग सुप्रीम है, तुम लोग अनसिविलाइज्ड हो, बारबेरिक हो, बारबेरियंस हो, क्लियर है। तो ये लोग क्या कह रहे हैं, ये इसको एक्सपोज कर रहे हैं कि भाई तुमने तो ये इशू क्रिएट किया, तुम लोग का तो ये वाला मसला है, तुम लोग का तो वो वाला मसला है। तो ये सब प्रोपेगेंडा जो चला, इससे जो व्हाइट मैन सुप्रीमेसी वाला कॉन्सेप्ट है वो एक्सपोज हो गया ना, फ्रेजाइल हो गया। कुछ इशू इसने इसके बताए, उसने उसके बताए, तो ये वाला आइडिया कि फॉर एग्जांपल इन्होंने बोला, जैसे इंग्लैंड के लिए बोला होगा, तुम्हारा तो क्योस क्रिएट हो गया था, तुम्हारे यहाँ सिविल वॉर हुआ था 1860s में या 1760s में, जॉन लॉक सुना होगा, जॉन लॉक, ये सब लॉक वगैरह के टाइम के उससे पहले जस्ट सिविल वॉर होता है यहाँ पर इंग्लैंड में। तो ये लोग, हाँ, ग्लोरियस रेवोल्यूशन होता है, किंग को कट कर देते हैं, चार्ल्स को, ठीक है, चार्ल्स जो किंग था उसको बीहेड कर देते हैं। तो दैट मीन्स तुम लोग भी तो बारबेरिक हो ना। दूसरी कंट्री फॉर एग्जांपल जर्मनी बोलेगा कि तुम्हारे यहाँ सिविल वॉर हुआ था इस वाले पीरियड में और तुमने अपने किंग को बीहेड कर दिया, तुम तो बारबेरिक हो। ये लोग फिर बोलेंगे फ्रांस में फ्रेंच रेवोल्यूशन हुआ था 1789 में, तुम लोगों ने लुइस फिलिप को बीहेड कर दिया थ्रू गुलेटिन, वो गुलेटिन, हाँ वो जो एक वो होता है, हाँ एक उसमें रखेंगे ब्लेड आके गिरता है, देखा होगा मूवीज में, ठीक है। तो ये एक्सपोज नहीं कर रहे इनके बारबेरिज्म को। तो ये बारबेरिज्म अल्टीमेटली इनकी सुप्रीमेसी वाला जो कॉन्सेप्ट है उसको, उसके अगेंस्ट काम नहीं करेगा, ठीक है। तो इसीलिए मैंने क्या पॉइंट लिखा है, पढ़ें दोबारा, ठीक है, ड्यूरिंग वर्ल्ड वॉर वन, ठीक है। एक्सपोजिंग देयर बारबेरिज्म लिख सकते हो अगर लिखना चाहो। इकोनॉमिक हार्डशिप हो गया ना। इकोनॉमिक हार्डशिप कैसे होगा वर्ल्ड वॉर वन में, बताएं जरा।
यस, एक्सपेंडिचर हुआ तो फॉर एग्जांपल कैसे बताएं, जैसे फॉर एग्जांपल 100 करोड़ की जो मनी है वो बाहर हमने भेज दिया, इंडिया ने, ब्रिटिश कॉलोनियल रूलर्स ने 100 करोड़ बाहर भेज दिए, दैट मीन्स यहाँ पर कम पड़ गए पैसे। तो यहाँ डिमांड इंक्रीज हो रही है ऑलरेडी, सप्लाई कम हो गई है, तो इन्फ्लेशन, यही तो डिमांड एंड सप्लाई है ना। होर्डिंग ऑफ फूड ग्रेन होगा कि भाई आगे का कुछ पता नहीं है, रोको रोको, जब प्राइस हाइक कर जाएंगे तब हम निकालेंगे। होर्डिंग यही होती है, ब्लैक मार्केटिंग, ब्लैक होर्डिंग यही होती है ना। तो इकोनॉमी में क्या बोलता हूँ मैं हमेशा, डिमांड एंड सप्लाई। तो डिमांड एंड सप्लाई समझ आ गया तो समझ आ जाएगा। मॉडर्न हिस्ट्री में कोलोनियलिज्म समझ आ गया तो ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी कॉन्सेप्चुअली। अब ये मत बोलना कि हिस्ट्री में कॉन्सेप्ट्स नहीं होते, फैक्ट्स के अलावा भी चीज़ें होती हैं, ठीक है। ये जो कॉन्सेप्ट्स आपको क्लियर होंगे ना तो पीटी में हेल्प करेंगे। ऐसा नहीं है कि कहीं हेल्प नहीं करेंगे, मेंस में तो करेंगे ही करेंगे, पीटी में भी हेल्प करते हैं। जैसे एक स्टेटमेंट आई थी इस बार, मुझे प्रॉपर स्टेटमेंट याद नहीं है, पीटी का एक स्टेटमेंट था कि colonial ये ब्रिटिश गवर्नमेंट वाज इन फेवर ऑफ इंडियंस इन दिस पर्टिकुलर एस्पेक्ट। तो कोलोनियलिज्म की पॉलिसी के अगेंस्ट नहीं जा रहा है ये, जा रहा है नहीं जा रहा है। जो कॉलोनियल रूलर्स हैं वो फेवर करेंगे इंडियंस को। एल्बर्ट बिल याद है क्या हुआ था वहां पर? एल्बर्ट बिल में रेशियल सुप्रीमेसी, उन्होंने बोला कि इंडियन जज केस ले सकता है ब्रिटिशर्स का, यूरोपियंस का, बट उसके अगेंस्ट एकदम से पूरी वाइट कम्युनिटी प्रोटेस्ट करती है। वाइट म्यूटिनी लिखवाया था मैंने, ठीक है। तो कॉलोनियलिज्म के अगेंस्ट नहीं जाएंगे, इनका आइडिया वही रहेगा, कुछ भी करेंगे वो सिर्फ अपने रूल को एक्सपेंड करने के लिए करेंगे, एक्सटेंड करने के लिए करेंगे। अगर उनको लग रहा है कि फॉर एग्जांपल 1919 में गांधी जी ने बोल दिया कि 1 साल के अंदर आपको इंडिपेंडेंस मिल जाएगी, तो उनको लगेगा यार इन्होंने तो 1 साल में बोल दिया, बट हम खींच लो, थोड़ा सा और खींच लो। तो वो कैसे खींचेंगे? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 के थ्रू, कंसेशंस के थ्रू, या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के थ्रू बाद में। तो धीरे धीरे करते, जहां तक पॉसिबल है करते चले जाएंगे। 1947 जब आएगा उसमें बहुत सारे कॉजेज हैं इंडिपेंडेंस के, कि नेशनल मूवमेंट चल रही है, रेवोल्यूशनरीज चल रहे हैं, ये सब हो रहा है इंडियंस की तरफ से, इंडियंस की तरफ से ये काम हो रहा है, इसलिए वो फाइट कर रहे हैं, तो उन्होंने इंडिपेंडेंस दे दिया। बट उसमें एक एंगल और भी है, वर्ल्ड वॉर फर्स्ट भी, सेकंड भी है, सॉरी, वर्ल्ड वॉर सेकंड भी है, इन लोगों के पास पैसे नहीं है। अब कॉलोनियलिज्म में क्या है कि हम रिसोर्सेज इंडिया से लेकर जाएंगे अपने कंट्री में, ठीक है। अब नेशनलिस्ट मूवमेंट जो है वो इतना प्रेशराइज कर देंगी कि रिसोर्सेज इनको जो इंडिया से मिल रहे थे वो कम हो जाएंगे धीरे धीरे। अभी मैं बहुत सारी जब एक्ट्स कराऊंगा ना वहां समझ आएगा कि सेक्रेटरी ऑफ स्टेट की सैलरी कट करो, डिफेंस एक्सपेंडिचर कट करो, ये डिमांड्स रहेंगी, वो किया जाएगा। इंडियनाइजेशन ऑफ सिविल सर्विसेज होगा, तो वो पैसे जो इंडियन सिविल सर्वेंट होंगे वो कहाँ खर्चा करेंगे? इंडिया में। और ब्रिटिशर्स होंगे तो ब्रिटेन लेके जाएंगे रिसोर्सेज, तो यहाँ से रिसोर्स बेस कम हो जाएगा। तो एक अल्टीमेट कॉज ये भी बनता है कि फीजिबल ही नहीं था उनको इंडिया कंट्रोल करना उस टाइम, उनके रिसोर्सेज अलाउ नहीं कर रहे थे। इसलिए वर्ल्ड वॉर 1 होगा, इंग्लैंड ऑलमोस्ट डिक्लाइन फेस में होगा, इंडस्ट्रीज सब बर्बाद हो जाएंगी। जर्मनी ने डायरेक्ट अटैक किया था लंदन में, अभी पैलेस्टीन देख रहे हो, लंदन विजुअलाइज कर लो बस, उस टाइम पर एयर अटैक्स हुए थे, ठीक है। तो ये सब चीजें हैं, कहाँ थे हम, बहुत डाइवर्ट हो गए। लास्ट पॉइंट बताएं मुझे। तो इकोनॉमिक हार्डशिप वाला लिख सकते हो ना, इकोनॉमिक हार्डशिप मैंने लिखा दिया है, सिर्फ पॉइंटर, इन्फ्लेशन वगैरह लिख देना, इशू। मिथ ऑफ वाइट सुप्रीमेसी हो गया, और पॉइंट्स बोलना क्या क्या बोल दिया मैंने, कुछ मिस तो नहीं हुआ है? हाँ, नेक्स्ट लिखो, ऑलमोस्ट अ डिकेड ऑफ, ऑलमोस्ट अ डिकेड ऑफ मास मूवमेंट, ऑलमोस्ट अ डिकेड ऑफ मास मूवमेंट सिंस स्वदेशी मूवमेंट, सिंस स्वदेशी मूवमेंट। तो इससे क्या करेंगे, पैसिव फेस टू एक्टिव फेस। एक फैक्ट लिख लो, सर सुब्रमण्यम, सर सर सुब्रमण्यम रिनाउंस्ड नाइटहुड, रिनाउंस्ड नाइटहुड, रिनाउंस्ड, हाँ क्या, 1919 के बाद गांधी जी भी करेंगे कुछ कुछ चीजें, ठीक है। तो यहाँ पर और बहुत देखो, एक फैक्ट दिया है मैंने, फैक्ट तो बहुत सारे हैं, सारे फैक्ट्स नहीं लिखवा रहा हूं मैं, वो आप लोग स्पेक्ट्रम से करेंगे, ठीक है। सारे फैक्ट पॉसिबल नहीं है, हमारा काम मेंस पे ज्यादा है, मेंस अच्छे से हो जाए, मेंस के क्वेश्चन छूटे ना।
क्योंकि फैक्ट्स तो हैं बुक्स के अंदर। अब मैं ल्यूसेंट ये सब कॉपी कराने थोड़ा ना बैठूंगा तुम लोगों को। क्लियर है, वो फैक्ट्स हैं वहां पर। जिम्मेदारी आप लोगों की है, पढ़ना है उसको। इधर से ये टॉपिक पढ़ा होम रूल, वहां से जाके होम रूल पढ़ लो, एंड हो गया टॉपिक। ठीक है, अभी टाइम है। बस ये फैक्ट है, एक रिनाउंस्ड नाइटहुड टाइटल। नाइटहुड क्या होता है? हम्म, जैसे भारत रत्न है इंडिया में, ये ऑनर है, किसी कोई सर्विसेज आपने दी है उसके रिकॉग्निशन में इंडिया एक्नॉलेज कर रहा है और आपको भारत रत्न दे रहा है। ठीक है, ऐसे ही ब्रिटेन में क्या होता है, ब्रिटेन में कॉन्सेप्ट है नाइट्स। नाइट्स वैसे होते क्या है? हाँ, वॉरियर क्लास। समुराई क्लास सुना होगा, जापान। ठीक है, तो इंडिया में भी हैं बहुत सारे, तो वहां पर नाइट्स बोलते हैं। तो मिडीवल मिडीवल यूरोपियन हिस्ट्री में जो वॉरियर क्लास थी उसको नाइट्स बोलेंगे। स्पेसिफिकली उन लोगों को जो क्रूसेड्स करते हैं, स्पेसिफिकली जो होली वॉर करते हैं फॉर द कॉज ऑफ क्रिश्चियनिटी, तो उनको नाइट्स बोलते थे कि दे आर द वॉरियर क्लास और नाइट्स टू प्रोटेक्ट रिलीजन। होली वॉर के क्रूसेड हुआ था 12th सेंचुरी, 13th सेंचुरी, 14th सेंचुरी, क्रूसेड देखोगे आप, जो एंड होता है अल्टीमेटली 1453 में। 1453 में क्या हुआ था? ट्रीटी नहीं, यस, फॉल ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपोल। कब हुआ था? 1453। जब मॉडर्न इंडिया शुरू होता है तो मॉडर्न इंडिया का सबसे पहले हम इसी को समझते हैं कि 1453 में हुआ क्या था। किसी को कुछ याद है? पढ़ा था, क्लास की थी, नहीं की थी? हाँ, क्या हुआ था 1453 में? फॉल ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपोल। उससे हुआ क्या? कॉलोनियलिज्म कैसे प्रमोट हो? क्रिश्चियनिटी मत बोलो अभी, ट्रेड रूट्स। कॉलोनियल ब्रिटिशर्स जो हैं या कॉलोनियलिस्ट जो हैं, ये लोग क्या करते हैं? आके ट्रेड करते हैं शुरू में, रिसोर्सेज को ले जाते हैं। तो हुआ क्या, चलो थोड़ा सा देख लेते हैं इसको, इंपॉर्टेंट है। जैसे ये रशिया वाला एरिया है, इंडिया है, फिर यूरोप है। ठीक है, कंसिडर कर लो यहाँ पर है कॉन्स्टेंटिनोपोल। आज क्या नाम है उसका? कॉन्स्टेंटिनोपोल, इस्तांबुल, कॉन्स्टेंटिनोपोल, PLE है ना। चलो जो भी है, तो ये जो एरिया है कॉन्स्टेंटिनोपोल, इट ऐसे कंसिडर करते हैं इट इज द बॉडी ऑफ अ बटरफ्लाई ऑफ एम्पायर। बॉडी ऑफ बटरफ्लाई ऑफ एम्पायर्स, क्योंकि ये लिंक करता है एशिया और यूरोप को। इधर यूरोप है, ये एग्जैक्ट मैप नहीं है बट यही है। ठीक है, ये एशिया इधर, और नीचे क्या है? तो ये एक जंक्शन है और 3 कॉन्टिनेंट को जोड़ रहा है ये। ठीक है, तो यहां से जो ट्रेड होगा, यहां से जो ट्रेड होगा, यहां से जो ट्रेड होगा, यहीं सिल्क रूट भी यहीं पर आकर मर्ज होता है। सिल्क रूट किया था हमने एंशिएंट इंडिया में, अच्छे से किया था। सिल्क रूट भी यहीं से जाके यहीं पर मर्ज होता है। तो और यूरोपियंस की प्रॉब्लम्स ये है, यूरोपियंस में सर्दियां होती हैं, सर्दियां होती हैं, तो और उनका डिपेंडेंस किसके ऊपर है? मीट के ऊपर, नॉनवेज डाइट के ऊपर बहुत ज्यादा डिपेंडेंस। आज में मत देखो आप, 15th सेंचुरी में देखो। तो उनको कंजर्व करने के लिए, जो मीट है उनका फूड है, उसको कंजर्व करने के लिए क्या चाहिए उनको? रेफ्रिजरेशन, रेफ्रिजरेट करना है। बट फ्रिज तो थे नहीं उस टाइम, वर्लपूल या ये सब चीजें तो नहीं थी। तो स्पाइसेस चाहिए थे, और स्पाइसेस आते थे यहाँ से और साउथ ईस्ट एशिया से। और उनका मर्जिंग पॉइंट कौन था? कॉन्स्टेंटिनोपल। प्लस और भी सारे ट्रेड्स हैं, बहुत सारे गुड्स हैं, सिर्फ स्पेसिफिक टू स्पाइस नहीं है। बट ये लोग यहाँ से नहीं आ सकते क्या? लंबा रूट है बट इनको रास्ता भी नहीं पता है, इसलिए बोलते हैं डिस्कवरी ऑफ ट्रेड रूट्स टू इंडिया, डायरेक्ट रूट टू। ठीक, केप ऑफ कहां पर है वो? अमेरिका में, अफ्रीका में, केप ऑफ ऑफ गुड होप यहां पर है। बट प्रॉब्लम ये थी कि इनको रास्ता नहीं पता था कि आना कहां से है। जब 1453 में यहां पर ऑटोमन एम्पायर आ गया, तो ऑटोमन एम्पायर ने जो भी वॉर का खर्चा हुआ उसका टैक्सेस बढ़ा दिए। ट्रेड करो बट टैक्सेस बढ़ा दिए, और कोई रकस क्रिएट नहीं कर सकते, कोई प्रॉब्लम नहीं कर सकते। क्रूसेड खत्म, क्रूसेड सब खत्म हो गया यहाँ पर। अब यहाँ से ये लोग जा नहीं पा रहे हैं। और उस टाइम मिडिवल इंडिया में देखें तो क्रिश्चियनिटी और इस्लामिक कन्फ्लिक्ट्स थे बहुत सारे। ठीक है, वो भी एक इशू है, क्योंकि ऑटोमन्स मुस्लिम्स हैं और उधर क्रिश्चियनिटी है, तो वो भी जंक्शन हो गया एक। तो
तो इनको क्या लगा कि अब हम करें क्या, क्या बोलते हैं, जब डूबते को तिनके का सहारा। तो ये डूब रहे थे उस टाइम, तो इनको क्या चला कि यहां से मूव कर जाओ, रास्ता ढूंढो, किसके लिए, इंडिया के लिए, साउथ ईस्ट एशिया के लिए, जहां से हम स्पाइसेस लाते हैं या कुछ भी लाते हैं, ठीक है। तो ये लोग मूव किए, बहुत सारे लोग पैरिश ही कर गए उसमें, बचे ही नहीं, डूब गए। अल्टीमेटली कौन आता है फिर यहाँ, वास्को डिगामा आता है। वास्को डिगामा कब आता है, और फिर वो कहाँ पहुंच जाता है, 1498। हम बात कर रहे हैं 1453 की, ज़्यादा फर्क थोड़ा ना है, 30-40 साल में ये ट्रेड रूट्स का सारा चल रहा है ना मसला। यहाँ जब पहुंच जाते हैं, यहाँ पर ट्रेड वगैरह करते हैं, फिर तो पता ही है क्या हुआ, क्लियर है। फिर यही एक कोलोनियलिज्म का बेस बनता है। एक चीज ये तो हो गया, इंडिया की तरफ मूव करता है, इंडिया को ढूंढने के लिए, इंडिया के सर्च करने के लिए और लोग भी मूव करते हैं, बट वो गलती से इधर मूव कर जाता है और कहां पहुंच जाते हैं, अमेरिका। फिर वो अमेरिका को कोलोनाइज करते हैं, कौन, कोलंबस। बट नाम किसने दिया था, इटालियन नेविगेटर अमेरिगो, उसका नाम था। कोलंबस ने ढूंढा, बट कोलंबस ने ये बोला कि ये ईस्ट ऑफ इंडिया है, इंडिया का ईस्टर्न पार्ट है। उसको लगा आज सब रहे हैं इंडिया को ढूंढने के लिए, ठीक है। बट अल्टीमेटली अमेरिका, वो अमेरिगो एक नेविगेटर होता है, इटालियन नेविगेटर, वो बोलता है कि ये अलग ही कॉन्टिनेंट है। फिर धीरे धीरे यूरोपियंस, जो ब्रिटिशर्स हैं, वो लोग यहाँ पर, उनको बोलते हैं सैक्सॉन क्लास। ये कॉम्बिनेशन है, ब्रिटिश, पुर्तगीज, डच, इनका कॉम्बिनेशन को बोलते हैं, ठीक है। ये लोग यहाँ पर फिर अमेरिकन कोलोनाइजेशन करते हैं। रेड इंडियंस पहले से थे, इंडिजीनस। क्लियर है क्या, 1453 का सिग्निफिकेंस क्या है, कोलोनियलिज्म का बेस ही ये है। जब कोलोनियलिज्म पढ़ो तो पहले 1453 समझ लेना। इसीलिए पुर्तगीज बहुत ही वायलेंट होंगे अगेंस्ट बीजापुर किंगडम, क्योंकि पुर्तगीज बहुत ज्यादा ही होली वॉर में बिलीव करते हैं, और बीजापुर किंगडम वॉज अ मुस्लिम स्टेट, तो वो आके यहाँ कत्लेआम मचा देंगे, ठीक है। हाँ और बस 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 बहुत हो गया, चलो आ जाओ वापस, कहाँ थे हम लास्ट। हाँ अब लिखो सिग्निफिकेंस, सिग्निफिकेंस ऑफ होम रूल मूवमेंट। नाम क्या था 1453 वाले रूलर का, ऑटोमन्स का, महमद फातेह बोलते हैं उसको, FETIH, ठीक है। लिखो, इट कन्वर्टेड एक्टिव पैसिविज्म टू एक्टिविज्म, पॉलिटिकल पैसिविज्म टू एक्टिविज्म, कन्वर्टेड पॉलिटिकल एक्टिविज्म, पैसिविज्म टू एक्टिविज्म। अपने से लिख लेना, कीवर्ड्स दे रहा हूं मैं बस। नेक्स्ट लिखो, रिवाइव्ड मास एजिटेशन, रिवाइव्ड मास एजिटेशन, रिवाइव्ड मास एजिटेशन, एजिटेशन, AGITATION। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, मेरे वर्ड शायद इतने क्लियर नहीं है। एजिटेशन, ठीक है, वोकैबुलरी भी स्ट्रांग हो गई लग रहा है आज, बेलिजरेंट, एजिटेशन। नेक्स्ट पॉइंट लिखो, प्रेशराइज ब्रिटिश, प्रेशराइज ब्रिटिश टू चेंज देयर पॉलिसी टूवर्ड्स इंडिया, टू चेंज देयर पॉलिसी टूवर्ड्स इंडिया। एग्जाम्पल, एग्जाम्पल, एग्जाम्पल। 19 में तो एक्ट आया, उससे पहले अगस्त डिक्लेरेशन, अगस्त डिक्लेरेशन 1917, ठीक है, बाय लॉर्ड मॉन्टेगू, लॉर्ड 1917 अगस्त डिक्लेरेशन बाय लॉर्ड मॉन्टेगू वाज, मॉन्टेगू वाज अ वाइसरॉय, वाइसरॉय, यस, सेक्रेटरी ऑफ, देखो सिंपल याद रखना, एक ट्रिक बताता हूं, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, ओ है बीच में, जब मॉर्लेमेंटो आएगा तो ओ किस में है, यहां पर है, तो ये सेक्रेटरी ऑफ स्टेट। दूसरा मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड, ठीक है, एक और होता है, दोनों में जो ओ है वही सेक्रेटरी ऑफ स्टेट है, ये याद रखना है, ठीक है। ये ठीक है, याद करने का तरीका है, निमोनिक्स। क्या बनाना है, अरे ठीक है, चलो आगे बढ़ो, नेक्स्ट पॉइंट लिखो। हाँ क्या था, अगस्त डिक्लेरेशन में क्या था,
कि ऑनगोइंग रिफॉर्म्स फॉर फॉर करवा चुका हूं मैं डोमिनियन स्टेटस। जो रिफॉर्म्स हम कर रहे हैं, ब्रिटिशर्स कह रहे हैं कि जो रिफॉर्म्स हम कर रहे हैं दे आर फॉर अल्टीमेटली वी विल प्रोवाइड डोमिनियन स्टेटस टू इंडिया। लिख लो इसको, साइड में लिख लो, लिखवा चुका हूं मैं बट भूल गए हो। अल्टीमेटली टू प्रोवाइड डोमिनियन स्टेटस। आप लड़ो मत, हम आपको स्वराज दे देंगे। मैंने लिखवाया था ना कि स्वराज अब रेडिकल नहीं रहेगा। अभी तक रेडिकल था स्वराज, अब इन्होंने बोला ठीक है स्वराज कोई इशू नहीं, हम दे देंगे, तो इसलिए अभी रेडिकल नहीं रहेगा। नेक्स्ट लिखो, पॉपुलराइज्ड आइडिया ऑफ सेल्फ गवर्नमेंट। पॉपुलराइज्ड आइडिया ऑफ सेल्फ गवर्नमेंट। नेक्स्ट लिखो, इनेबल्ड एक्सट्रीमिस्ट, इनेबल्ड एक्सट्रीमिस्ट टू रीगेन मास बेस, टू रीगेन मास बेस। इसी में आगे लिख लेना, री एंट्री, री एंट्री इन कांग्रेस इन 1916। कांग्रेस में वापस आ गए एक्सट्रीमिस्ट 1916, लखनऊ सेशन था इसमें, ठीक है। री एंट्री हो गई एक्सट्रीमिस्ट की। नेक्स्ट लिखो, मॉडरेट लीडर्स वेंट इनटू ओब्लिवियन। मॉडरेट लीडर्स वेंट इनटू, लो एक और वर्ड ले लो, लिखवा दिए, चलो गुड गुड गुड, लिख लियो उसको, लिख लो। नेक्स्ट लिखो, पॉलिटिकल अवेयरनेस इन न्यू एरियाज। पॉलिटिकल अवेयरनेस इन न्यू एरियाज, सिंध, पंजाब। पॉलिटिकल अवेयरनेस इन न्यू एरिया, सिंध, पंजाब, गुजरात। पहले बंगाल महाराष्ट्र में था ज्यादातर, अब ये एरिया भी कवर हो गए। नेक्स्ट लिखो, क्रिएटेड, क्रिएटेड a band of BAND, band, band of leaders, band of leaders like Jawaharlal Nehru, band of leaders like Jawaharlal Nehru, ठीक है। और भी हैं बहुत सारे, वो लिस्ट है पूरी, देख लेना। एक एक इनको ट्रेनिंग दे दी इन लोगों ने, आगे यही लोग लीड करेंगे ना, तो वही है। हाँ हाँ ठीक है। सुभाष चंद्र बोस नहीं, इसमें सुभाष चंद्र बोस नहीं है, एनसीएम में आएंगे वो, क्योंकि अभी वो आईसीएस ऑफिसर है, अभी गवर्नमेंट के साथ काम कर रहे हैं, वो एनसीएम में आएंगे, ठीक है, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में, ठीक है। हाँ जिन्ना है इसमें, मोहम्मद अली जिन्ना लिख सकते हो। एक इस फैक्ट लिखाऊंगा आप लोगों की आंखें खोलने के लिए, ठीक है, बाद में, अभी नहीं, जिन्ना के रिगार्डिंग। वो मैं नहीं बोल रहा हूँ, ठीक है। हाँ हाँ मैं नहीं बोल रहा हूँ, सुन लो भाई, मैं नहीं बोल रहा हूँ, ठीक है। हाँ सोर्स मेंशन करूंगा, वो इम्पोर्टेंट है। थैंक यू। क्या लिमिटेशंस लिखो, अभी कंप्लीट कहाँ हुआ है? लिमिटेशन छोड़ के जाओगे क्या? नहीं नहीं, लिमिटेशंस लिखो। कल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में। हाँ किसका दोहा है ये? कबीर का। एक और मैंने कराया था, रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़ो चटकाए, चलो ठीक है। यस लिखो, लिमिटेशंस लिखो। फर्स्ट, alleged domination of, alleged domination of Brahmins, ये मैं नहीं कह रहा हूं, ठीक है ना, बाय नॉन ब्राह्मण्स, बाय नॉन ब्राह्मण्स, ये बिपिन चंद्रा शेखर बंदोपाध्याय में लिखा हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट लिखो, एनी बेसेंट, एनी बेसेंट was pacified by, pacified by concessions, concessions of reforms, बता दिया ना पीछे। एंड वॉज पुट, एंड वॉज पुट अंडर, अंडर हाउस अरेस्ट, ठीक है। कंसेशंस, प्रॉमिस ऑफ रिफॉर्म्स किया था ना, मॉन्टेगू डिक्लेरेशन 1917, अगस्त डिक्लेरेशन जिसको बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट क्या लिखा है? जो प्रोटेस्ट करेंगे हाउस अरेस्ट का वाई का क्या मीनिंग है, मतलब उनको हाउस अरेस्ट में रखा और उनको अंदर से बोल दिया अब आप अंदर ही रहो, हम रिफॉर्म्स दे देंगे,
तुम तो अंडरस्टैंड कर लोगे ज्यादा, ठीक है। नेक्स्ट देखो, तिलक वेंट टू, तिलक, बीजी तिलक वेंट टू इंग्लैंड, बीजी तिलक वेंट टू इंग्लैंड रिलेटेड टू लीगल इश्यूज, लीगल, यस उनका इशू था, तो एक केस के रिलेटेड उनको इंग्लैंड जाना पड़ा। तिलक वेंट टू इंग्लैंड रिलेटेड टू लीगल केसेस, लीगल इश्यूज, हाँ कानूनी दांव पेच, हाँ कुछ इशू था तो वो उनको वहां जाना पड़ा। एनी बेसेंट को रिफॉर्म्स और कंसेशंस, ओ सॉरी हाउस अरेस्ट। नेक्स्ट लिख लो, कम्युनल राइट्स इन 1917, कम्युनल राइट्स इन 1917। नेक्स्ट लिखो, लैक ऑफ इफेक्टिव ऑर्गेनाइजेशन। नेक्स्ट लास्ट पॉइंट, द सत्याग्रह पॉलिसी ऑफ किसकी, भगत सिंह, सत्याग्रह पॉलिसी ऑफ महात्मा गांधी स्टॉल्ड इट फाइनली, स्टॉल्ड, जो भी बचा कुचा था, क्योंकि लीडर्स ही चले गए, अब तिलक भी चले गए, एनी बेसेंट भी हट गई, तो अल्टीमेटली जो भी बचा कुचा है वो सब कौन कैप्चर कर लेंगे, गांधी जी। यही डिबेट था ना गांधी जी के राइज का, एक आर्ग्यूमेंट लिखवाया था मैंने, ठीक है। तो ये यहाँ क्लोज करते हैं हम।